हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स पेपर 2 कॉमर्स के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं डेली साक्षी गोस्वामी लेके आती हूँ 3 बजे क्लासेस कॉमर्स की। ओके, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4, जिसके लास्ट 2 चैप्टर्स हो चुके हैं और अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 लीज फाइनेंसिंग। ओके, वित्तीय पट्टा। ठीक है, चलिए तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो भी क्लासेस होती हैं उनकी लिंक्स आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, जो कॉमर्स का टेलीग्राम ग्रुप है उस पर और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। तो आप जाके जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देती हूँ, सभी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही क्लासेस हों उनकी लिंक्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाए और आप लाइव क्लासेस ले पाएँ। ओके, तो ये भी टाइमिंग है, पेपर फर्स्ट की क्लासेस होती है यहाँ पे, उसी के टाइमिंग भी मेंशन है और साथ ही साथ पेपर 2 की ये सारी क्लासेस होती हैं फिलर फॉर्म के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अब जो भी स्टूडेंट्स जिन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, यूनिट नंबर 4। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट इज़ बिजनेस फाइनेंस, क्या होता है। उसमें हमने बात की थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, राइट, वित्तीय प्रबंध की। उसमें हमने देखा था 3 डिसीजन के थ्रू ये पूरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। बोलो कौन कौन सा? फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। फिर हमने बात कर ली थी लास्ट चैप्टर में ही सोर्सेस ऑफ फंड्स की, कि कौन कौन से स्रोत होते हैं किसके, फंड को कलेक्ट करने के, फंड को बनाने के, जिसमें हमने डोमेस्टिक सोर्सेस पढ़े थे, घरेलू जो स्रोत होते हैं एक देश के वो, और जो फॉरेन कैपिटल सोर्सेस हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। फिर लास्ट की क्लास में हमने जाना था कि लेजर, लेजी, लीजिंग क्या होता है, लीजिंग की प्रोसेस क्या रहती है, लेजर कौन होता है, लेजी कौन होता है, और फिर हम आ गए थे टाइप्स पे। तो टाइप्स पे हमने सबसे बात कर ली थी कि व्हाट इज ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज के क्लास में हम शुरू करते हैं, जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ लीज है वो कौन सा है, फाइनेंशियल लीज, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। हमने बात की थी ऑपरेटिंग लीज में, तो हमने देखा था ऑपरेटिंग लीज में क्या क्या होती हैं टर्म्स, कि जो आपकी इकोनॉमिक लाइफ होती है किसी असेट की, उससे कम टाइम पीरियड के लिए जब एक असेट को, संपत्ति को लीज पे दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। राइट, और ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, आपका मेंटेनेंस क्लोज और एक आपका जो कि मतलब कि लेजी होता है, उसको ये राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, अपने टाइम पीरियड पे अगर उसका पूरा हो गया है तो उसके बाद वो क्या कर सकता है, उस लीज को कैंसिल कर सकता है। ये अधिकार होता है पट्टाधारी को, जो यूज़ करता है असेट उसको। राइट, तो जो आपका फाइनेंशियल लीज है ना, वो बिल्कुल ऑपरेटिंग लीज के क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ठीक है ना, ऑपरेटिंग लीज के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो चलिए आइए बात करते हैं फाइनेंशियल लीज की। तो देखिए, इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीज द लेजर रिमेन्स द ऑनर ऑफ द लीज्ड असेट ड्यूरिंग द लीज पीरियड। कहने का मतलब जो भी लीज पीरियड होता है उसमें जो लेजर है, पट्टादाता है, वो ही क्या होता है, ऑनर होता है असेट का, वी नो। राइट, बट डज नॉट अंडरटेक इट्स नेसेसरी मेंटेनेंस। मैंने कहा था ना, ऑपरेटिंग में मेंटेनेंस कौन देता है, लेजर देता है, लेकिन फाइनेंशियल लीज में क्या होगा कि जो मेंटेनेंस है वो लेजर नहीं देगा। ठीक है ना, ध्यान में रखना। द रेंटल रिसीव्ड बाय द लेजर फुल्ली अमोर्टाइज the cost of the equipment and earn a profit for him। कहने का मतलब जो भी रेंट रिसीव्ड होता है किसको, लेजर को, वो क्या होता है, फुल्ली अमोर्टाइजेज होता है, जिसमें जो कॉस्ट होती है ना किसकी, इक्विपमेंट की, वो मतलब कि वो कॉस्ट कौन उठाता है, सिर्फ उस कॉस्ट को के लिए वो रेंट लेता है और बाकी मेंटेनेंस वगैरह जो भी है वो लेजी देखता है। ठीक है, और जो लेजर होता है उसका क्या काम होता है कि जितना भी उसने कॉस्ट लगाया है अपनी असेट में, वो जो रेंट उसके पास आए उससे वो क्या करे, अपनी कॉस्ट को भरपाई करे और प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है,
ऑपोजिट हो गया ऑपरेटिंग से। साथ ही साथ देखिए ये क्या होता है, दीज लीजेस आर नॉन कैंसिलेबल। फाइनेंशियल लीज क्या होता है, नॉन कैंसिलेबल होता है। अल्टीमेटली द ओनरशिप ऑफ द लीज्ड असेट में बी ट्रांसफर टू द लेजी एट एन एग्रीड प्राइस। मतलब इसमें होता क्या है फाइनेंशियल लीज में, माने अगर बात, तो मान लीजिए एक जो लेजी है उसने कार को रेंट पे लिया, ठीक है, और लेज़र से ले लिया। अब लेज़र बोलेगा तुम रखो इसको लॉन्ग टर्म के लिए। क्या होता है जब रेंट पे देते हैं एक तो, ठीक है, चाहे इकोनॉमिक लाइफ पूरी हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर उसके इतना ज़्यादा यूज़ में आ रही है लेज़ी के, तो लेज़र क्या बोलेगा कि अगर तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए इसको यूज़ करना चाहते हो, तो जहाँ तक टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, जब तक कि एग्रीमेंट था लीज़ का, तब तक तो तुमने मुझे रेंट दे दिया। अब अगर तुम चाहो तो जितनी इसकी कॉस्ट आई है तुम वो मुझे दे दो और इसको लाइफ टाइम के लिए अपने पास रख लो। आई बात समझ में? कहने का मतलब फाइनेंशियल लीज में क्या होता है बेसिकली कि पहले तो एक लेज़ी लेज़र से लेता है रेंट पे, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन बनती है कि वो अपनी पूरी लाइफ टाइम उस चीज़ को चाहता है रखना, तो वो ऐसा कर सकता है कि उसकी जो भी अमाउंट होगी वो लेज़र को पे करके और अपने पास रख सकता है। मतलब एज अ परचेज हो जाएगा बाद में, लेकिन पहले लीज पे ही लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए रेंट पे दिया जाता है, पहली बात, और दूसरा नॉन कैंसिलेबल नहीं होता, मतलब कि कैंसिल नहीं होता। इसमें कहने का मतलब कि जितनी टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है, एक पर्टिकुलर रेंट पीरियड, लीज पीरियड, उस टाइम तक तो ये लेज़ी को अधिकार होता ही नहीं है कि वो क्या करे कि कैंसिल कर सके। बीच में ही बोल दे कि भाई मेरा तो यूज़ कंप्लीट हो गया, अब मैं इसको और यूज़ नहीं करूँगा, हम यहीं पे क्या कर देते हैं, लीज़ को ख़त्म कर देते हैं, लीज़ एग्रीमेंट को। इसमें ये राइट नहीं होता है एक पट्टाधारी को, लेज़ी को, जो रेंट पे लेता है ना, यूज़ करता है उसको, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब आगे देखिए, द लेज़र दस एक्ट्स एज अ फाइनेंशियर ओनली एंड अर्न्स अ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इन द लीज्ड असेट्स बाय वे ऑफ रेंटल्स। तो इस तरीके से जो पट्टादाता होता है, लेज़र होता है ना, वो एक फाइनेंशियर की भूमिका निभाता है। कहने का मतलब वो पहले असेट परचेज करता है, उसको लीज पे देता है, और फिर चाहे तो उसको क्या कर देता है, एज अ सेल भी कर देता, बोल देता है कि चलो जितनी रेंटल अमाउंट तुमने दे दी, अब जो बचा हुआ कॉस्ट है तुम मुझे दे दो और ये हमेशा के लिए तुम अपने पास रख लो इस असेट को, राइट। So financial leases are for the major part of the useful life of the asset। कहने का मतलब जब लेज़ी के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, कोई यूज़फुल असेट होती है जिसका वो लाइफ टाइम के लिए यूज़ करना चाहता है, ऐसी जो असेट्स होती हैं उनको किस पे लिया जा सकता है, फाइनेंशियल लीज पे लिया जाता है, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल लीज क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है ऑपरेटिंग लीज के, जिसमें मेंटेनेंस क्लोज है वो भी नहीं होता है, और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, नॉन कैंसिलेबल भी नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब कि कैंसिलेबल नहीं होते हैं, नॉन कैंसिलेबल होते हैं, कि ये राइट नहीं होता है एक लेज़ी को कि वो बीच में टाइम पीरियड में कैंसिल कर सके लीज एग्रीमेंट को। क्लियर है? इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल लीज, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, हमारी टाइप्स ऑफ लीज एग्रीमेंट्स की ही बात चल रही है। तो देखिए हमने दो तरीके के पढ़ लिए हैं, बाकी थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए कि दो तरीके के लीज होते हैं, एक डायरेक्ट लीज और एक इनडायरेक्ट लीज, ठीक है। तो डायरेक्ट लीज तो वो होते हैं, मतलब प्रत्यक्ष पट्टा तो वो होता है जिसमें द लेजी एंड द ओनर ऑफ द इक्विपमेंट आर टू डिफरेंट एंटिटीज। मतलब कि जो लेजी अलग होता है और जो असेट का ओनर होता है वो अलग होता है, और एक जो पैसा लगाता है, इसको हम समझेंगे बाद में। अभी हम बात करते हैं इनडायरेक्ट लीज पे। तो इनडायरेक्ट लीज में आपका होता है सेल एंड लीज बैक। ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष पट्टा होता है। डोंट वरी, डायरेक्ट लीज को हम पहले इनडायरेक्ट लीज समझते हैं, उसके बाद डायरेक्ट लीज को समझेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अगर इनडायरेक्ट लीज में, तो इसमें एक है आपका सेल्स एंड लीज बैक। आइए नाम से थोड़ा समझ आ रहा है, इसको और अच्छे से डिटेल में हम समझ लेते हैं।
सेल्स एंड लीज बैक। देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि बेचना और फिर क्या देना, वापस पट्टे पे देना। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं अभी। देखिए मान लीजिए कि आपके पास, मतलब मान लीजिए मेरे पास कोई एक कार है जिसका मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरे पास किसकी कमी है, मेरे पास कमी है लिक्विड असेट की, यानी मेरे पास कैश की कमी है। मेरे पास असेट तो पड़ी है लेकिन मुझे अपने बिजनेस के लिए लिक्विड असेट कैश चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी बताओ, मुझे अपने बिजनेस में रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए कैश चाहिए, पर मेरे पास लिक्विड असेट कैश में पैसा नहीं है। मेरे पास तो जो असेट्स हैं, जो फिक्स्ड असेट्स हैं वो पड़ी है, लाइक कार मेरे पास पड़ी है। तो अब मैं क्या सोचूंगी कि यार मेरे पास कार पड़ी है, क्यों ना मैं इसको मतलब इसको अगर मैं सेल करके या कुछ भी इस तरीके से अगर मेरे पास कैश में पैसे आ जाएं तो जिससे मैं क्या कर सकती हूँ, रॉ मटेरियल खरीद सकती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर एक ये भी प्रॉब्लम है कि कार भी मुझे यूज़ में आ रही है, मुझे कार भी चाहिए है। तो अब इस सिचुएशन में एक ऑप्शन निकल के आता है, सेल एंड लीज बैक। आप क्या करो, जैसे मैं क्या करूँगी, मेरे पास कार है, मुझे रॉ मटेरियल के लिए कैश चाहिए है, मैं जाऊँगी पट्टेदाता के पास, लीज वाले के पास, ठीक है। उसको बोलूँगी आप क्या करो, मेरी कार को ख़रीद लो, मतलब मैं मेरी कार को सेल कर दूँगी पहले तो, ठीक है। पहले मैं सेल कर दूंगी। मान लीजिए मेरी कार थी 10 लाख रुपीज़ की, तो मैंने क्या किया, कार को बेच दिया, 10 लाख रुपीज़ आ गए मेरे पास और मैंने उससे अपना रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, मेरे पास लिक्विड असेट आ गई। अब जब मैं कार सेल करूंगी ना, उस टाइम पट्टादाता से, लेजर से ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करूंगी। कौन सा, सेल एंड लीज बैक का। मैं बोलूँगी उसको कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ जिसमें क्या होगा कि पहले मैंने आपको सेल कर दिया, अब आपकी हो गई ये संपत्ति, असेट किसकी होगी, लेज़र की हो गई। अब लेज़र से मैं क्या कर लूँगी, उसको लीज पे ले लूँगी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। मतलब पहले मैंने अपनी ही असेट को सेल कर दिया, उसके बाद उसी असेट को मैंने क्या कर लिया, लीज पे ले लिया, रेंट पे ले लिया यूज़ करने के लिए। जिससे क्या हुआ, मेरे दोनों ऑप्शंस हो गए, एक तो मुझे जो कैश चाहिए था वो भी मैंने दे दिया और रॉ मटेरियल के लिए, और अब मुझे जो असेट चाहिए मतलब कार भी चाहिए है, उसको मैंने क्या कर लिया, लीज पे ले लिया। और मैं फिर क्या करती जाऊँगी, धीरे धीरे उसका जो जितना भी रेंट बनेगा वो लेज़र को देती जाऊंगी। तो इस पर्टिकुलर टाइप को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल एंड लीज बैक। ठीक है, आया समझ में, मैंने एकदम एग्जांपल से नॉर्मल वे में आपको समझाया है, क्लियर है। चलिए अभी देखते हैं थ्योरेटिकली इसको, सेल एंड लीज बैक। तो ये आपका इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ लीजिंग है, राइट। हमने ये जाना एंड अब जानते हैं इसके बारे में। दिस इज अनदर टाइप ऑफ लीज अरेंजमेंट वेयर इन द लेजी हु ऑलरेडी ओन्स द असेट, मतलब लेजी खुद, जिसकी खुद की क्या है, संपत्ति है, उसको वो क्या करेगा, सेल्स द सेम टू द लेजर, सेल कर देगा सेम किसको, लेजर को, ठीक है। एंड देयर आफ्टर टेक्स द सेम असेट, और उसके बाद में सेम असेट को क्या करेगा, फ्रॉम हिम ऑन लीज बेसिस, लीज बेसिस पे क्या कर लेगा, उसको ले लेगा। दिस इज कॉल्ड, बोलो क्या बोलते हैं, सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट। अब ऐसा क्यों करता है वो मैंने बताया, क्योंकि उसको क्या चाहिए होता है, लिक्विड कैश चाहिए होता है, इसलिए, ठीक है। अंडर दिस अरेंजमेंट द लेजी इमीडिएटली रिकवर्स द वैल्यू ऑफ हिज ऑलरेडी ओन्ड असेट्स फ्रॉम द लेजर। इसमें क्या करता है, लेजी को जो तुरंत आवश्यकता होती है उस वैल्यू की, असेट की, उसको रिकवर करने के लिए वो क्या कर देता है, अपनी असेट को लेजर को सेल कर देता है। देयर आफ्टर द लेजी मेक्स पेमेंट ऑफ द लीज रेंटल्स पीरियडिकली एज यूजुअल, और उसके बाद उसको लीज पे लेके लेजी क्या करता है, जैसे रेंटल पे करते हैं वैसे ही उस असेट का रेंटली पे करता रहता है। Such a lease arrangement enhances the liquid resources of lessee immediately। क्यों करते हैं, मतलब क्या आवश्यकता होती है इसकी, जिससे क्या होता है, जो लेजी को इमीडिएटली लिक्विड रिसोर्सेज यानी कैश की आवश्यकता होती है, उसको क्या करने के लिए, रिकवर करने के लिए ये अरेंजमेंट बनाया गया है। विच कैन बी यूटिलाइज्ड अदरवाइज टू मीट हिज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि अगर उसे रॉ मटेरियल या किसी भी ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए लिक्विड कैश चाहिए है, और टू परचेज अनदर असेट, या फिर किसी और असेट को परचेज करने के लिए ऑन
कैश पेमेंट बेसिस पे। तो इसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है जिसमें अगर एक लेज़ी को अपनी असेट को सेल करके वो दूसरा कोई अपना वर्किंग कैपिटल का काम कर लेता है एंड आफ्टर दैट उसी असेट को वो लेज़र से वापस लीज पे लेके रेंटल बेसिस पे उसका यूज़ करता रहता है। इस पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं सेल एंड बैक लीज अरेंजमेंट। क्लियर है? तो दिस टाइप ऑफ लीज इज एन अल्टरनेटिव टू अ मोर्टेज ऑफ द असेट। एक तरीके से देखा जाए तो मोर्टेज पे जब हम देते हैं एक असेट को, उसका ये क्या है, उसका अल्टरनेटिव है ये। जैसे एक तो हम गिरवी देते हैं और फिर पैसा लेते हैं, लेकिन उसमें उस असेट का हम खुद यूज़ नहीं कर सकते ना। इसमें तो हम क्या करेंगे, लेज़र को ही सेल कर देंगे, आफ्टर दैट हम वापस ही उसको क्या कर लेंगे, लीज पे लेके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये अल्टरनेटिव है किसका, मोर्टेज ऑफ द असेट का। जो गिरवी रखते हैं ना हम असेट, उसका ये अल्टरनेटिव है। ठीक है, क्या है, सेल एंड लीज बैक। ओके, क्लियर है? ये आपका नेक्स्ट टाइप हो गया किसका, लीज का। अब बात करते हैं आगे। इनडायरेक्ट लीज हमने देख लिया, सेल एंड लीज बैक। अब मैंने कहा था डायरेक्ट लीज की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, डायरेक्ट लीज के भी दो टाइप्स होते हैं। एक आपका बाय पार्शियल लीज और एक ट्राई पार्शियल लीज, यानी जिसमें तो तीन क्या होंगे, दो पर्सन्स होंगे और एक में 3 पर्सन्स होंगे। ठीक है, तो बाय पार्शियल में तो हमने देखा था ऑपरेटिंग लीज को ही, जिसमें एक लेज़र होता है, एक लेज़ी होता है। ठीक है, और 3 पार्टीज ट्राई पार्शियल में क्या होता है, 3 पर्सन्स होते हैं, 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अब आइए देखते हैं किस तरीके से। देखिए एक तो आपका लेज़र और लेज़ी दो तो होते ही हैं। ठीक है, अब मान लीजिए लेज़ी तो हो गया असेट को लीज पे लेके यूज़ करने वाला। ठीक है, लेज़र हो गया जिसके पास असेट है, जिसने असेट खरीदी है। अब हो सकता है ना ऐसा कि लेज़र ने क्या किया हो, लोन लेके या फिर किसी से बोरो करके क्या लिया हो, असेट को खरीदा हो, है ना। तो पैसा किसका लगा है, मेनली देखा जाए तो लेज़र का तो एज ए इनडायरेक्टली लगा है। उसने लिया कहाँ से है, किसी तीसरे पर्सन से पैसा बोरो किया है, चाहे तो लोन पे लिया है। ठीक है, तो उस तीसरे पर्सन को इसमें जब हम ऐड करते हैं तो उसे हम बोलेंगे इक्विपमेंट सप्लायर। ठीक है, मान लीजिए उसने जिससे असेट खरीदी है उसी को बोल दिया कि मैं तुमको क्या करूँगा, जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट आएगा, कॉस्ट कवर होगी, वैसे वैसे तुम्हें मैं इस असेट का मूल्य देता जाऊंगा। मतलब जो लेज़र है उसने असेट खरीदी, उधार पे खरीदी, क्रेडिट पे खरीदी। ठीक है, और लीज पे दे दिया। अब लीज से जो उसको रेंट मिल रहा है उसमें से कुछ परसेंट वो कंटिन्यूसली, मतलब जितना एग्रीमेंट हुआ है उस हिसाब से किसको दे, इक्विपमेंट सप्लायर को दे रहा है, और कुछ पोर्शन अपने पास रख रहा है। तो इसे ही हम बोलते हैं 3 पार्टीज इन्वॉल्व ट्राई पार्शियल लीज। ठीक है ना, तो बाय पार्शियल में तो वही लेज़र और लेज़ी वाला कॉन्सेप्ट रहेगा जो अभी तक के हमने पढ़ा है, और ट्राई पार्शियल में क्या होगा, 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो जाएगी, लेज़र और लेज़ी तो होंगे ही, उसके अलावा इक्विपमेंट जो सप्लायर है वो रहेगा। आई होप क्लियर है। दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट डायरेक्ट में 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, बाय पार्शियल और ट्राई पार्शियल। ठीक है, आपने अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लीज के टाइप की, जिसमें 3 पार्टीज क्या रहती हैं, इन्वॉल्व रहती है, जिसे हम बोलेंगे ट्राई पार्शियल। ठीक है, चलिए, तो उसका नाम है लेवरेज्ड लीज। अब व्हाट इज़ लेवरेज्ड लीज, तो अभी हमने जो पढ़ा था 3 पार्टीज़ का ही, उसी पे बेस है ये लेवरेज्ड लीज। आइए समझते हैं। देखिए, इन केस ऑफ एन ऑर्डिनरी लीज या फिर लेवरेज लीज, द लेज़र परचेजेस द असेट। जो लेज़र होता है ना वो असेट को परचेज करता है, खरीदता है, विद एन एप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। वही जो हमने बात की थी कि जो लेज़र होगा वो किस तरीके से असेट को परचेज कर पाएगा, या तो वो लोन लेके, उधार लेके, एज अ डेब्ट या इक्विटी से क्या करेगा, असेट को परचेज करेगा। ओके, और बट द क्रेडिटर, अब क्रेडिटर कोई भी हो सकता है, लाइक सप्लायर जो डेब्ट देता है, जो पैसा देगा लेज़र को। ठीक है, वो डज नॉट हैव रिसोर्स
हैव रिकोर्स टू द लेज़ी, यानी वो रिकवर करने के लिए लेज़ी को नहीं बोलेगा। जैसे मान लीजिए बात करते हैं अगर कि जैसे लेज़र है, उसने क्या किया, सबसे पहले इक्विटी सप्लायर से उधार पे असेट को क्या कर लिया, परचेज कर लिया। ओके, अब लेज़र क्या करेगा, लेज़र लीज पे दे देगा किसको, लेज़ी को। ठीक है, लेज़ी बदले में क्या करेगा, रेंट पे करेगा, किसको पे करेगा, लेज़र को। और फिर लेज़र क्या करेगा, उससे जो प्रॉफिट आएगा या फिर जो रेंट आएगा उसमें से कुछ रेंट वो क्या किसको दे देगा, जो उसने क्रेडिट पे लिया है उसको वो चुकाना तो पड़ेगा ना, तो वो क्या कर देगा, इक्विपमेंट सप्लायर को दे देगा। ठीक है, अब लेवरेज लीज में क्या होगा कि जो इक्विपमेंट सप्लायर है वो अगर मान लीजिए लेज़र डेप्ट नहीं चुका रहा है किसी भी वजह से, तो इक्विटी सप्लायर को ये राइट नहीं होगा इन लेवरेज्ड लीज में कि वो जाके डायरेक्ट लेज़ी से कांटेक्ट कर ले और बोले कि ये असेट तो मेरी है, तुम जो रेंट लेज़र को दे रहे हो वो मुझे दो। ये राइट लेवरेज्ड लीज की सिचुएशन में इक्विपमेंट सप्लायर के पास नहीं होता है। आई ना बात समझ में, उसको कांटेक्ट किससे करना पड़ेगा, जिसको उसने उधार पे दिया है, यानी लेज़र से ही कांटेक्ट करके वो बोल सकता है कि भाई तुमने उधार पे लिया है ना, तो तुम मेरा पैसा चुकाओ। वो जाके लेज़ी को नहीं बोल सकता कि तुम जो एसेट यूज़ कर रहे हो लेज़र को ही मैंने उधार पे ख़रीद के दिया है, ऐसा तुम नहीं, ऐसा इक्विपमेंट सप्लायर जाके नहीं बोल सकता है। तो इस टाइप को हम बोलते हैं लेवरेज लीज। ऐसा ही बोला है कि बट द क्रेडिटर डज नॉट हैव रिकोर्स टू द लेज़ी। आया ना समझ में कि वो लेज़ी के पास जाके ये नहीं बोल सकता है कि तुम मुझे रिकवरी दो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देखे तो इन केस द लेज़र डिफॉल्ट्स इन मेकिंग रीपेमेंट, अगर जो लेज़र है वो क्या नहीं कर रहा है, रीपेमेंट नहीं कर रहा है इक्विपमेंट सप्लायर को किसी भी वजह से, जो उधार लिया है उसने उसका पेमेंट वो नहीं कर पा रहा है जो लेज़र है वो, देन द क्रेडिटर कैन नॉट क्लेम द सेम फ्रॉम द लेज़ी। तो वही बात कि वो लेज़ी को जाके कुछ नहीं बोल सकता है, दावा नहीं कर सकता है कि ये असेट जो लेज़ी यूज़ कर रहा है ये तो मेरी दिलाई हुई है लेज़र को, है ना। ये राइट उस इक्विपमेंट सप्लायर के पास या क्रेडिटर के पास नहीं होगा। ही विल हैव रिकोर्स टू द लेज़र ओनली, वो सिर्फ रिकवरी किससे कर पाएगा, लेज़र को जाके पकड़ेगा, बोलेगा भाई तुमने उधार लिया है, तुमने असेट खरीदा है, या तो मुझे वो असेट दो या फिर उसका पैसा दो। ठीक है ना, अगर किसी वजह से लेज़र देने पाने में सक्षम नहीं होता है तब इक्विपमेंट सप्लायर को या क्रेडिटर को बस ये राइट होता है कि वो लेज़र के पास जाके मांग कर सकता है, वो लेज़ी के पास जाने का उसको कोई अधिकार नहीं है। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? चलिए, ये हमने बात की है लेवरेज्ड लीज की। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। अभी तक की जो हमने पढ़ा है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग लीज, व्हाट इज़ फाइनेंशियल लीज, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज़ सेल एंड लीज बैक एंड लेवरेज्ड लीज। अब एक और हमारा लास्ट टाइप बचा है, वो है आपका डोमेस्टिक लीज एंड इंटरनेशनल लीज। ऑफ कोर्स नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होगा डोमेस्टिक लीज, क्या होगा इंटरनेशनल लीज। चलिए समझते हैं इसको। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डोमिसाइल ऑफ द पार्टीज टू अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब जो लेज़र है, जो लेज़ी है, दोनों इंडिया के ही है या एक ही देश के हैं, तो वो तो कौन सा हो जाएगा, डोमेस्टिक लीज। ठीक है, या फिर अगर एक भी लेज़र या लेज़ी में से कोई एक भी दूसरे फॉरेन कंट्री का है, या फिर लीज जहाँ पे हो रहा है वो जगह फॉरेन कंट्री की है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर होंगे तो कौन सा लीज हो जाएगा, इंटरनेशनल लीज। आइए डिटेल में समझते हैं दोनों को, घरेलू पट्टा और अंतर्राष्ट्रीय पट्टा। ठीक है, तो इफ़ ऑल द पार्टीज लाइक इक्विपमेंट सप्लायर हो, आपका क्रेडिटर हो, चाहे लेज़र हो, चाहे लेज़ी हो, सब के सब आर रिजाइडिंग रहते हैं इन द सेम कंट्री, एक ही देश में, जैसे इंडिया में रह रही हैं। ठीक है, द लीज इज कॉल्ड डोमेस्टिक लीज। तो उस लीज को हम बोलेंगे, बोलो कौन सा, डोमेस्टिक लीज या घरेलू पट्टा। ठीक है, इफ़ दे आर रिजाइडिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, उनमें से कोई भी अगर अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग देश में है, तो उसे हम बोलेंगे इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल लीज, अंतर्राष्ट्रीय पट्टा। क्लियर है यहाँ तक?
आगे देखिए, इफ द लेजर एंड लेजी आर डोमिसाइल्ड इन द सेम कंट्री एंड इक्विपमेंट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड इम्पोर्ट लीज। अब इसमें भी देखिए एक और टर्म आ गई कि अगर लेजर और लेजी तो इंडिया के ही हैं, लेकिन जो क्रेडिटर है यानी लेजर ने उधार किससे लिया है, दूसरे किसी देश के किसी व्यक्ति से लिया है। क्रेडिटर या जो इक्विपमेंट सप्लायर है किसी दूसरे देश से असेट मंगवाया है लेजर ने, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कोड इंपोर्ट लीज, उसको हम बोलेंगे आयात पट्टा। ठीक है ना, क्लियर है। अगर लेजर क्या करता है, किसी दूसरे देश से किसी संपत्ति को असेट को खरीद के मंगा रहा है इंडिया के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे इंपोर्ट लीज। फिर उसको पट्टे पे दे रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंपोर्ट लीज। क्लियर है। अब चाहे वो उधार मंगाए या कैश दे के मंगाए, अगर दूसरे देश से मंगा रहा है और फिर पट्टे पे दे रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंपोर्ट लीज। ठीक है ना। और नेक्स्ट देखिए, इफ़ द लीजर एंड लेजी आर डोमिसाइल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी अलग अलग देशों में रहते हैं जो लेजर हैं और लेजी हैं, तो द लीज इज कोल्ड, इस पट्टे को हम बोलेंगे क्रॉस बॉर्डर लीज। क्या बोलेंगे, क्रॉस बॉर्डर लीज। ठीक है ना। तो इंटरनेशनल में ये दो टर्म आ गई है, एक तो इंपोर्ट लीज और एक क्रॉस बॉर्डर लीज। यानी जो लेजर और लेजी है वो दोनों अलग अलग देशों में हैं, जैसे एक इंडिया में है, एक यूएसए में है, एक जापान में है, या फिर कहीं भी। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस बॉर्डर लीज। क्लियर है। डोमेस्टिक लीज, इंटरनेशनल लीज, जिसमें हमने देखा इंपोर्ट लीज एंड क्रॉस बॉर्डर लीज। आई होप क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब देखिए, जो क्रॉस बॉर्डर लीज होता है, इन सच केसेस द इक्विपमेंट सप्लायर मे बी द रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री। जो इक्विपमेंट सप्लायर है, जहाँ से क्या आ रही है, असेट खरीद रहा है लेजर, वो किसी भी कंट्री का हो सकता है। इन केस ऑफ इंटरनेशनल लीज, और जो मतलब क्रॉस बॉर्डर लीज में जो इक्विपमेंट सप्लायर है वो कहीं का भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है ना, क्योंकि लेजर और लेजी दोनों ही अलग अलग कंट्री के हैं, तो वो अपने आप ही क्रॉस बॉर्डर लीज हो गया। फिर लेजर चाहे तो असेट को, तो संपत्ति को तो कहीं से भी परचेज कर सकता है, उसकी मर्जी है, जहाँ पे उसको सस्ता मिलेगा, कॉस्ट कम आएगी वहीं से। ठीक है ना। और इन केस ऑफ इंटरनेशनल लीज, अब अंतर्राष्ट्रीय लीज में देयर आर टू एडिशनल रिस्क, दो टाइप के क्या होते हैं, रिस्क भी होते हैं। कौन कौन से, एक तो कंट्री रिस्क हो गया और एक करेंसी रिस्क हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, करेंसी रिस्क का कहने का मतलब, एक देश से दूसरे देश में किसी संपत्ति को अगर पट्टे पे दिया जाएगा तो हो सकता है ना दोनों देशों की मुद्रा में डिफरेंस हो। अब अलग अलग देश की मुद्रा का अलग अलग क्या होता है, मेजरमेंट होता है, तो वो थोड़ा सा रिस्क रहता है। समझते हैं कैसे। देखिए, कंट्री रिस्क में तो क्या होता है, एक देश को क्या रिस्क रहता है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्लाइमेट कैसा है। मान लीजिए एक देश का पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्लाइमेट अलग है, दूसरे का अलग है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा लीज पे देने पे। साथ ही साथ नॉलेज ऑफ टैक्स का नॉलेज, कितनी भरपाई करनी है उसका। फिर रेगुलेट एनवायरनमेंट इन फॉरेन कंट्री। अब मान लीजिए एक देश के मतलब व्यापार करने की अलग सिचुएशंस है दूसरे देश से। मान लीजिए एक देश ने ब्लॉकेज लगा दिया, बोला कि दूसरे देश से व्यापार करना ही नहीं है आपको, और उस टाइम आपकी संपत्ति लीज पे दी हुई है दूसरे देश में, तब आप क्या करोगे, ना तो आपकी संपत्ति वापस आएगी और ना ही उसका रेंट आपके पास आ पाएगा, तो आपको तो घाटा हो जाएगा ना इस चीज़ का। तो थोड़ा सा ये रिस्क रहता है, कंट्री रिस्क किस सिचुएशन में, इंटरनेशनल लीज की, अंतर्राष्ट्रीय पट्टे की सिचुएशन में। और साथ ही साथ वेरिएशंस जो आते हैं एक्सचेंज रेट में, डॉलर का रेट इंडिया की मुद्रा से कैसे क्या होता है मेजरमेंट का, ठीक है ना, सबका अलग अलग होता है, तो वो भी थोड़ा सा रिस्क रहता है किसमें, जो इंटरनेशनल लीज होता है उसमें। ओके, आई होप क्लियर है यहाँ तक। थोड़ा सा रिस्क को और अच्छे से समझते हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिस्क। अब हम सुनते हैं रिस्क नाम को, हमारे दिमाग में लॉसेस टू स्टार्ट हो जाते कि अगर लॉस हो गया तो रिस्क होगा, ये वो, है ना। अब एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है रिस्क का, इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, मतलब अभी तक आपको लॉस हुआ नहीं है, मतलब उसकी संभावना है कि लॉस के अराइज होने की, हानि के उत्पन्न होने की। इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एब्सोल्सेंस ऑफ द इक्विपमेंट। यानी रिस्क क्या है, मतलब अभी तक हानि हुई नहीं है, हानि के होने की संभावना होती है अंडर यूटिलाइजेशन, उपयोगिता में किसके, इक्विपमेंट के।
कहने का मतलब मान लीजिए अगर मशीन में कोई टेक्निकल इशू आ गया है या फिर उसकी यूटिलाइजेशन में जब उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, टेक्निकल इशू आ गया है, तो वो अभी तक आया नहीं है, उसकी जो संभावना है ना उत्पन्न होने की, मतलब रिस्क है कि अगर हम एक इक्विपमेंट ख़रीद लेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए लेज़र ने एक कोई भी असेट ख़रीद ली, हो सकता है उसमें कोई टेक्निकल इशू आ जाए या फिर कुछ गड़बड़ी हो जाए, ख़राबी हो जाए, तो ये एक तरीके से संभावना है हानि की, किसको, लेज़र को, जो अभी तक हुई नहीं है लेकिन हो सकती है, उसे हम बोलेंगे रिस्क। क्लियर है ना। और रिवॉर्ड क्या होगा, बताओ जल्दी से, रिवॉर्ड क्या होगा। मैम ये तो हमें पता है कि जब लेज़र को क्या मिलेगा, जो कॉस्ट होगी उस पर प्रॉफिट मिलेगा, मतलब जब वो लीज पे दे रहा है उससे क्या हो रहा है, उसको बेनिफिट हो रहा है, उसका जो कैश इनफ्लो है वो पॉजिटिव है, मतलब जितना उसका कैश आउटफ्लो जा रहा है, जितना उसने अपना कॉस्ट किया है, जितना उसने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, उस पर उसको जितना प्रॉफिट मिल रहा है ज़्यादा, वही उसका क्या होगा, रिवॉर्ड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। रिवॉर्ड मीन्स द incremental net cash flow that are generated from the uses of equipment, lease rent over its economic life and realization of the anticipated residual value सेल्वेज वैल्यू ऑन एक्सपायरी ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ। कहने का मतलब एक तो क्या, लेज़र ने जो इन्वेस्ट किया है किसके लिए, एक मशीन को खरीद के उसको पट्टे पे देने के लिए, लीज पे देने के लिए, तो बदले में एक तो उसे जो लीज रेंट मिलेगा वो उसका रिवॉर्ड होगा, और साथ ही साथ जो उसकी इकोनॉमिक लाइफ असेट की ख़त्म होने के बाद जो उसका बचा खुचा पुर्जा होगा, जो भी यंत्र का, असेट का, उसकी जो स्क्रैप वैल्यू आएगी, जब रद्दी में उसको देंगे तो जो हमें मिलेगा पैसा, वही उसका क्या होगा, लेज़र का, बोलो, रिवॉर्ड हो जाएगा। बोलो। क्लियर है ना। रिस्क तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी किसकी, लॉस होने की, कि अगर मान लो असेट ख़राब हो गई तो उसको लीज पे कैसे देने पाएंगे, या फिर कोई टेक्निकल इशू हो जाएगा, तो वो सभी तो क्या होंगे, एक लेज़र के रिस्क होंगे। और रिवॉर्ड क्या होगा, जो उसे लीज रेंट मिलेगा, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक लाइफ असेट की ख़त्म हो जाने के बाद जो उसे स्क्रैप वैल्यू मिलेगा, उस पुर्जे का, उस ढांचे का, संपत्ति के, वही उसका होगा रिवॉर्ड। तो हमने समझा है दोनों कॉन्सेप्ट को, रिस्क और रिवॉर्ड को। आई होप क्लियर है आपको, लेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये देखा है। ठीक है, तो फाइनली जो हमने पढ़ा है कल से लेके आज तक, चैप्टर नंबर 3 हमारा लीज फाइनेंस, इसमें यूनिट नंबर 4 में, है ना। तो हमने जो चैप्टर नंबर 3 है लीज फाइनेंस, वो भी हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। हमने देख लिया है लेज़र लेजी क्या होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया है, किसके लिए कौन से टाइम पे प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट रहेगा, लीज के लिए कब बेनिफिशियल रहेगा, जब वो क्या करेगा, से जिस असेट का यूज़ करना है उसकी कॉस्ट कब कम आएगी, या तो परचेज करने पे या तो लीज पे लेने में। जिस सिचुएशन में उसकी कॉस्ट कम आएगी उस सिचुएशन को वो क्या करेगा, चूज़ करेगा। हमने ये देखा था एज ए प्रिंटर के एग्जांपल से, अगर प्रिंटर 10 लाख का है और अगर वो उसको परचेज करेगा तो उसे 10 लाख नहीं 1 लाख का है, अगर वो परचेज करेगा तो उसे 1 लाख देने पड़ेंगे। वही अगर वो लीज पे लेगा तो उसके 90,000 कॉस्ट आएगी। तो विच वन इज़ बेनिफिशियल फॉर हिम, वो रहेगा लीज पे लेना। हमने देखा था लेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पट्टाधारी जो यूज करता है असेट का, और अगर लेजर के पट्टादाता जिसकी असेट होती है, ऑनर ऑफ द असेट की बात करें तो उसके लिए बेनिफिशियल कब रहेगा, जो वो खरीद के लीज पे दे रहा है, उसकी मतलब जितनी खरीदने पे उसकी कॉस्ट आई है उससे ज़्यादा उसका अगर लीज रेंट उसको मिल पा रहा है, वो सिचुएशन उसके लिए क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। फिर हमने सारे टाइप्स देख लिए हैं लीज के, बोलो कौन कौन से, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज एंड फिर सेल एंड लीज बैक। उसके बाद में हमने बात कर ली है लेवरेज्ड लीज, और फिर हमने बात कर ली है डोमेस्टिक लीज एंड इंटरनेशनल लीज। ये सभी टाइप्स हमने देख लिए हैं और हमारा चैप्टर अच्छे से हमने समझ लिया है। क्लियर है यहाँ तक। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 का ही नेक्स्ट चैप्टर, जो हमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना होगा। ओके, तो आप यहाँ तक अच्छे से क्लास लगाइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो लाइव क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एक भी क्लास मिस ना करो। कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ आप क्लासेस के साथ
तैयारी कर पाओ। ओके ना, तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, कल न्यू क्लास में। ओके, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स फिलर फॉर्म के साथ मिलकर स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए जो भी क्लासेस होती हैं के सभी नोट्स जो वेबसाइट है फिलर फॉर्म की www.ugcnet.com उस पर अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो और कंटिन्यूसली तैयारी कर सकते हो। ओके, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पेपर 2 और पेपर फर्स्ट की क्लासेस यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो सभी खुद भी तैयारी कीजिए और जो तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। कीप प्रिपेयरिंग। बाय, टेक केयर।